बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने लगे हैं फास्फोलिपिड। पता है आपको फास्फोलिपिड बड़ा इंपॉर्टेंट साख्ती इकाई साख्ती रूल अदा करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के अंदर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फास्फोलिपिड्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। आपको पता है केमिकली ये फास्फोलिपिड फास्फाटिडिक एसिड एक केमिकल है, उससे ड्राइव्ड होते हैं फास्फोलिपिड्स। अच्छा, ये फास्फाटिडिक एसिड क्या है? ये 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। फास्फाटिडिक एसिड के अंदर एक ग्लाइसरोल होता है और इसके अंदर 2 फैटी एसिड होते हैं। एक फास्फोरिक एसिड होता है जो फास्फेट होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है। ये आपको नज़र आ रही है, ये फैटी एसिड है, ग्लाइसरोल है, फास्फेट है और ये कोलिन जो है ये नाइट्रोजनस बेस है। ये बना के सारी क्या बना रही हैं? ये फास्फाटिडिक एसिड बना रही हैं। अच्छा, इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है जैसे बात की, उसके अंदर कोलिन, एथेनोलामीन, सीरीन अटैच होती हैं फास्फेट ग्रुप के साथ। ये इसका जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये फास्फेट ग्रुप है, ये वाला फास्फेट ग्रुप है। इसके साथ जो नाइट्रोजन बेस है ये कोलिन है, मगर इस कोलिन की जगह के ऊपर एथेनोलामीन, सीरीन दूसरी भी अटैच हो सकती हैं। इसका जो कॉमन एग्जांपल है इसकी वो है फास्फाटिडाइल कोलिन। ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली फास्फाटिडाइल कोलिन की एग्जांपल ये आपको उसने तस्वीर बताई है। इसको फास्फाटिडाइल कोलिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉमन एग्जांपल है। और दूसरा फास्फाटिडाइल एथेनोलामीन, फास्फाटिडाइल सीरीन, ये भी फास्फाटिडाइल कोलिन जो है ना क्यों इंपॉर्टेंट है? इस वजह से कि ये लिपिड बाइलेयर बनाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारी सेल के अंदर मौजूद होती है उसके अंदर लिपिड बाइलेयर बनाती है फास्फाटिडाइल कोलिन। बाकी एथेनोलामीन, फास्फाटिडाइल सीरीन बाकी भी मौजूद होती हैं। अब इसके बाद हम फास्फोलिपिड की बात करें तो इसके सिर्फ 2 पार्ट्स होते हैं फास्फोलिपिड्स के। एक इसका हेड होता है और दूसरा इसका टेल होता है। और आपको पता नहीं, इसका जो हेड होता है वो इसका हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब होता है ये वाटर लविंग होता है। इसका वजह है कि ये पोलर होता है। और जो इसकी टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, ये नॉन पोलर होती है। अभी हम पढ़ने लगे हैं हेड इसका जो है ना वो पोलर होता है। उसके अंदर नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट 2 चीज़ मौजूद हैं। नाइट्रोजनस बेस ये वाली हो गई और ये फास्फेट, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये फास्फेट है। ये 2 चीज़ इसके अंदर मौजूद होती हैं। किसके अंदर? हेड के अंदर। और इसके टेल के अंदर भी 2 चीज़ें होगी, एक फैटी एसिड और ग्लाइसरोल। यानी कि फैटी एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है और फैटी एसिड आपको पता है ये नॉन पोलर होते हैं, इस वजह से तो इसका नाम है हाइड्रोफोबिक टेल होता है। अच्छा, दूसरा इसका आ गया ये है ट्रपीन्स। ट्रपीन्स क्या नहीं, ये बड़े लार्ज होते हैं, एक बड़ा और डाइवर्स ग्रुप है, वसी ग्रुप है लिपिड्स का। जितने भी ट्रपीन्स होती हैं वो एक छोटे यूनिट से मिलकर बनते हैं। उस यूनिट को कहते हैं एसोप्रीन यूनिट्स। मतलब एसोप्रीन यूनिट आपस में मिलते जाते हैं तो क्या बन जाता है? ट्रपीन बन जाता है। और एसोप्रीन यूनिट की बात करें तो ये ब्रांच्ड होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन होती है। ये देखो ये ब्रांच भी है और ये अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड मतलब होता है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है। अगर सेचुरेटेड होता तो इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता। तो ये अनसेचुरेटेड पे मुश्तमिल होता है और ये क्या होता है? ब्रांच्ड होता है। ये होते तो हाइड्रोकार्बन आपको पता है। तो ये एसोप्रीन क्या है, हम ये पढ़ने लगे हैं एसोप्रीन। ये एसोप्रीन ब्रांच भी होता है, जैसे नजर है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन होती हैं। फार्मूला इसका ये है। ट्रपीन्स को बायोलॉजिकली बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है कि अक्सर जो इंपॉर्टेंट जो पिगमेंट्स होते हैं, जो कलर होते हैं, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसा कि क्लोरोफिल जो है ना प्लांट्स के अंदर, वहाँ भी ट्रपीन्स मौजूद होते हैं। और आपकी आई के अंदर जो रेटिनल पिगमेंट्स हैं, जो रेटिना है, रेटिना के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो भी किसकी वजह से होते हैं? वो भी ट्रपीन्स की वजह से होते हैं। इस तरह विटामिन ए और रबर इसके अंदर भी प्रोटीन क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। तो क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल, आइस के अंदर रेटिना, विटामिन ए और रबर के अंदर ट्रपीन्स क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें तीसरे की, ये नज़र आ रहा है वो है स्टीराइड्स। स्टीराइड्स को देखा जाए, स्टीराइड्स भी लिपिड होते हैं, मगर इनका जो कार्बन होता है वो बेंट होके 4 फ्यूज्ड रिंग्स बनाता है। ये इसका कार्बन होता है, ये बेंट होके 4 फ्यूज्ड रिंग्स बना रहा है, ये स्टीराइड्स है। और सारों के अंदर, इस स्टीराइड्स के अंदर सारों के अंदर सेम रिंग पैटर्न पाया जाता है। और इसके अंदर ये 3 ये जो पड़े हुए ये 6 कार्डनर रिंग्स होते हैं, 1 2 3, और एक जो है ना ये 5 कार्डनर रिंग्स होता है। कोलेस्ट्रॉल आप देखते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल वो कॉमन स्टीराइड होता है और एनिमल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। जितने भी एनिमल हैं वो इसी कोलेस्ट्रॉल को दूसरे स्टीराइड्स बनाने के अंदर इस्तेमाल किए। दूसरे स्टीराइड कैसे हो? जैसा कि मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीजन वगैरह है। ये टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीजन वगैरह वो इसी कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, एनिमल बनाते हैं। एनिमल के अंदर मौजूद होता है, इसी कोलेस्ट्रॉल को फिर मज़ीद यानी कि मॉडिफाई करके तो क्या बनाते हैं? मेल फीमेल सेक्स हार्मोन, दूसरी चीज़ें बनाते हैं।
अच्छा, कुछ इसी मेल फीमेल सेक्स हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन है, इसी की बिल्कुल सेम के ऊपर कुछ सिंथेसाइज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं जो साइंसदानों ने बनाए हैं, वो बिल्कुल मिलते जुलते हैं मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के साथ। और इनका काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है कि जब बच्चे बलूगत की तरफ जा रहे होते हैं तो इनके अंदर मसल की जो डेवलपमेंट होता है वो करवाता है, और दूसरा उनका जो बॉडी का बोन मास होता है, बोन मास को बढ़ाता है। बलूगत के दौरान टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन इसका वो क्या कराता है, वो जनरल बिल्डअप कराता है मसल की और बोन मास भी। अच्छा, जो सिंथेसाइज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते तो टेस्टोस्टेरोन जैसे है, इस वजह से इनका काम भी होता है कि मसल की बिल्डअप कराते हैं और बोन मास को बढ़ाते हैं। 1950 के अंदर कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने यही एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बनाए थे, और किसके लिए बनाए थे, वो जो खून की कमी होती है, जो अनीमिया होता है, जनरल अनीमिया होता है, उसके इलाज के लिए बनाए थे। मगर इसका क्या क्या इसका गलत यूज़ किया गया। कुछ एथलीट्स से, मतलब जो यानी कि खेलने वाले होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, या जो कुश्तियाँ करने वाले के होते हैं, उन्होंने इन्हीं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को इस्तेमाल किया। किसके लिए, अपने मसल बढ़ाने के लिए, क्योंकि मसल इनसे बड़ी तेज़ी बढ़ते थे, और मसल के बढ़ने की वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत तेज़ हो जाती थी, बहुत ज़्यादा, जो कुश्ती करने वाले होते हैं उनके अंदर। तो इस वजह से ये जब इस्तेमाल करने लगे, इनके ऊपर बैन हो गया। आप सोचेंगे बैन क्यों हो गया, तो ठीक है, मसल बढ़ते हैं, फिर इंसान इस्तेमाल भी कर सकता है, मगर इसके कुछ साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट इसके ये थे कि ये फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम देता था। अगर फिजिकली देखा जाए तो इसका लिवर इसका ख़राब हो जाता, लिवर को डैमेज कर देते। कौन से, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स थे, इस वजह से बैन किया गया। और दूसरा, ये डीप डिप्रेशन की तरफ, यानी बंदा चिड़चिड़ाहट की तरफ चला जाता था, ऐसे वो परेशान सा रहता था, ये डिप्रेशन बहुत ज़्यादा थे। कौन सा, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। तो मेटाबॉलिक जो सिंथेसाइज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स से, इनका काम तो बहुत था, मसल की डेवलपमेंट भी कराते थे, बोन की डेवलपमेंट भी कराते थे, फार्मास्यूटिकल कंपनी लॉन्च भी किया, और खून की ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। मगर इनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से इनको इस वजह से क्या कर दिया, बैन कर दिया गया। अब इसके बाद आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी एक ग्रुप है लिपिड्स का। ये जो मॉडिफाइड्स होते हैं फैटी एसिड्स, उनको, यानी फैटी एसिड की मॉडिफिकेशन की क्या बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। मगर इसके अंदर नॉन पोलर टेल्स मौजूद होती है। वो तो आप कहते हैं पहले भी नॉन पोलर टेल्स होती हैं, जो आपने पहले इधर पढ़ा वो भी नॉन पोलर है। ट्रपीन्स के अंदर नॉन पोलर टेल मौजूद होती हैं। यही नॉन पोलर टेल 5 कार्बन रिंग के साथ अटैच होती है। ये देखो 5 कार्बन रिंग का ये नॉन पोलर टेल है, उनके साथ क्या होती है, अटैच होती है। किसके अंदर, प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर। ये बॉडी के बहुत से टिश्यू के अंदर, वर्टिब्रेट्स की बॉडी के बहुत से टिश्यू के अंदर मौजूद होते हैं। वहाँ ये लोकल केमिकल मैसेंजर के तौर पे काम करते हैं, यानी कि ये पैगाम देने वाले होते हैं। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी जो स्मूथ मसल होती हैं, उनको कंट्रैक्ट और रिलैक्स कराने वाला भी यही प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। स्मूथ मसल, जैसे कि आपकी इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, स्मूथ मसल है, उसको कंट्रैक्ट रिलैक्स कराने वाला। और आपकी जो ब्लड वेसल होती हैं, उनके डायमीटर को बढ़ाता है, यानी आपके जो ब्लड है उसके डायमीटर को बढ़ा देगा। खून इजीली, यानी कि बीपी बातों का अप हो जाता है, तो नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल खुली हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि जब कोई इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है, वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस ये प्रोस्टाग्लैंडिन कराता है। मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत अहम है। अच्छा, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस हमारे लिए फ़ायदा होता है। बॉडी हमें बताती है कि आपको इन्फेक्शन हो चुका है, मगर हम लोग फिर क्या करते हैं, हम उसी इन्फेक्शन को, यानी उसी इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को ख़त्म करने के लिए, हालांकि इन्फेक्शन के लिए हमें एंटीबायोटिक दूसरा काम करना चाहिए था, क्योंकि हम उसी इन्फेक्शन को ख़त्म करते, हम इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए एस्प्रिन, ये डेस्प्रिन वाला इसका इस्तेमाल करते हैं। लोकली लोग यूज़ कर लेते हैं डेस्प्रिन को। वो क्या होता है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर होता है। इस वजह से उसकी जो इन्फ्लेमेशन होती है वो उसको एस्प्रिन ठीक कर देती है, पेन वगैरह, फीवर को ख़त्म कर देती है। मगर ये फीवर वगैरह का जो काज था, बेसिक काज था, जो मतलब उसका यानी बैक्टीरिया, उसके लिए एंटीबायोटिक दूसरी चीज़ें वो खाना भी लाजमी होती हैं, और हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते।